हैं। दिए गए तापमान के लिए समान परासरण दाब वाले दो विलयनों को समपरासारी अर्थात आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। चलो हम लोग एक पात्र लेते हैं, पात्र के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रख देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ विलयन को भर देते हैं। अब कितना भी समय जाने दो, तापमान तो जो है वो समान ही रहेगा, अभी तो तापमान में हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। कितना भी समय जाने दो, वहाँ पर परासरण की घटना नहीं हो रही है, ठीक है, वहाँ पर परासरण की घटना नहीं हो रही है। उसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में सांद्रता का कोई अंतर नहीं है, दोनों की सांद्रताएं समान हैं। जब दोनों की सांद्रताएं समान होंगी तो किसी एक तरफ से विलायक के घटक कण किसी दूसरी तरफ जाने वाले नहीं हैं। जब वहाँ पर परासरण की घटना होगी नहीं तो परासरण दाब भी वहाँ पर मिलेगा नहीं। तो इनडायरेक्टली हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि परासरण दाब समान रहता है। तो जब दोनों विलयनों की सांद्रता समान होगी, जब दोनों विलयनों के परासरण दाब समान होंगे, तब परासरण की कोई घटना देखने को मिलती नहीं है। तो ऐसे दोनों विलयनों को एक दूसरे के समपरासारी विलयन अथवा तो आइसोटोनिक कहते हैं। ठीक है, तो उसका उदाहरण हम लोग लिख रहे हैं। तो रक्त कोश में रहे विलायक, रक्त कोश में रहे विलायक और 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। तो रक्त कोश में रहा हुआ विलायक और 0.9% W/वेट NaCl का जलीय विलयन, ये दोनों एक दूसरे के समपरासारी हैं। एक दूसरे के क्या हैं? समपरासारी होते हैं। इनके अंदर कोई भी परासरण का दाब या परासरण की घटना देखने को मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों विलयनों की सांद्रता क्या है? समान है। दोनों विलयनों की सांद्रता क्या होगी? समान होगी। जब दोनों विलयनों की सांद्रता समान होगी तो विलायक के घटक कण किसी भी एक दिशा में जाएंगे नहीं, तो वहाँ पर परासरण नहीं होगा। परासरण नहीं होगा तो परासरण दाब भी नहीं मिलेगा। तो दोनों के परासरण दाब भी क्या मान सकते हैं? समान मान सकते हैं। ठीक है, चलो। लेकिन यदि ऐसा होता है कि रक्त कोश में रहे विलायक, ठीक है, उसको
0.9% वेट बाय वॉल्यूम से अधिक, ठीक है, से अधिक सांद्रता वाले NaCl का विलयन ले तो, हाँ क्या कहा मैंने, रक्त कोष में रहा हुआ विलायक, उसमें तो हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते। हमारी बॉडी में जो खून बह रहा है वो तो बराबर ही है, उसके अंदर हम लोग अभी परिवर्तन नहीं कर सकते। हम लोग परिवर्तन देख रहे हैं NaCl में। तो NaCl का जो विलयन पहले था 0.9%, उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, अधिक सांद्रता वाला ले रहे हैं। जब अधिक सांद्रता वाला लेंगे तो क्या होगा, जब अधिक सांद्रता वाला लेंगे तो ऐसा होगा कि पानी कोश की बाहर निकल जाएगा। क्या रक्त कोश में जो ये विलायक है उसमें जो भी पानी होगा वो कोश में से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और कोश क्या होगा, संकुचित होने लगेगा। क्या हो रहा है, रक्त कोश में ये जो विलायक है ना, वो विलायक कहाँ जा रहा है, कम सांद्रता से, विलायक कहाँ जा रहा है, कम सांद्रता से अधिक। देखो पहले दोनों की सांद्रता समान थी, ठीक है, अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसकी सांद्रता बढ़ा देते हैं, मतलब कि 0.9% से अधिक कर देते हैं। सांद्रता यहाँ अधिक हो गई, इसकी तुलना में इसकी सांद्रता कम हो गई। अब क्या होगा, विलायक के घटक कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अपने आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है। तो विलायक के कण, घटक कण जो है वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ अपने आप जाते हैं। मतलब कि कोश का जो पानी है वो कोश का पानी बाहर निकल जाता है। तो कोश का पानी बाहर आ जाता है, बाहर आ जाएगा। तो कोश क्या हो जाएगा, सिकुड़ने लगेगा, संकुचित हो जाएगा, सिकुड़ने लगेगा और संकुचित हो जाएगा। तब ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं अति अभिसारी विलयन। उसे क्या कहेंगे, अति अभिसारी। किसको, किसको कहेंगे अभिसारी, इसकी सांद्रता अधिक होगी ना, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे अति अभिसारी। क्योंकि इसकी तुलना में इसकी सांद्रता क्या हो गई थी, अधिक। तो उसने क्या कर दिया, पानी को अपनी ओर खींच लिया और कोश क्या हो गया, संकुचित हो गया। तो ये पहली चीज़। सेकंड, अब हम लोग देख रहे हैं थर्ड। चलो अब दूसरे किस्से में क्या हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, रक्त कोश तो वही ले रहे हैं, रक्त कोश में रहा हुआ विलायक वही ले रहे हैं, लेकिन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम से कम सांद्रता वाला NaCl का विलयन ले रहे हैं। तो क्या होगा, पहले दोनों की सांद्रता समान थी, अब दोनों की सांद्रता में परिवर्तन आ गया। इसकी सांद्रता कम की गई, इसकी तुलना में इसकी सांद्रता बढ़ गई। तो विलायक के कण कहाँ जाएंगे, या अल्लाह पाक,
क्या हो रहा है, दोनों की सांद्रता समान थी, इसकी सांद्रता कम हो गई, तुलना में सांद्रता इसकी बढ़ गई। विलायक के घटक कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जाएंगे, अर्थात पानी जो है वो कोश के अंदर प्रवेश करेगा। पानी कोश में प्रवेश कर उसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, उसे तोड़ देगा, या तो हाँ पानी कोश में प्रवेश कर उसे तोड़ देगा। चलो चलेगा, ठीक है। तो अब इसकी तुलना में इसकी सांद्रता कम हो गई है, सांद्रता कम हो गई तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। तो हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम, दोनों ये कम हो गया, तो ये है अति अभिसारी और ये हो गया अल्प अभिसारी। हिंदी में क्या है पता नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हाइपरटोनिक और ये हो गया हाइपोटोनिक। तो जब हम लोग परासरण की बात करते हैं तो पहले परासरण की घटना, उसके बाद परासरण का दाब, और तीसरा जब दो ऐसे विलयन लेते हो कि जिसमें परासरण की घटना नहीं है तो वो समपरासारी हुए, और समपरासारी में भी दो प्रकार, ये पहला है समपरासारी, ये है अति अभिसारी, और ये है अल्प अभिसारी। चलो नेक्स्ट। अब हम लोग लेते हैं एक सवाल। चलो एग्जाम्पल 2.11। प्रोटीन का 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या हुआ 200 सेंटीमीटर क्यूब बोलो, तो ये हुआ आयतन, ठीक है ना। जो क्यूब में होता है वो आयतन में लिया जाता है। 200 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, 200 ml। हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml। तो लीटर करेंगे तो क्या होगा, तो 0.2 लीटर। चलो नेक्स्ट। प्रोटीन का 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन 1.26 ग्राम प्रोटीन रखता है, तो प्रोटीन का द्रव्यमान कितना हुआ, 1.26 ग्राम। 300 केल्विन तापमान पर ऐसे विलयन का परासरण दाब मिला, परासरण दाब 2.57 × 10⁻³ परासरण दाब। तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान कितना, ठीक है ना। तो प्रोटीन जो है वो हमारा विलय है, इसलिए उसे नंबर 2 ही देंगे। ओके, चल। तो हमारे पास सूत्र क्या है, पाई इक्वल्स टू CRT, पाई इक्वल्स टू N/V RT, N बराबर द्रव्यमान बट्टे आणविक द्रव्यमान बट्टे V। आणविक द्रव्यमान ऊपर जाएगा तो W2RT/πV। चलो W2 1.26 ग्राम R यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, ठीक है। तो R हम लोगों को लेना पड़ेगा 12 लीटर वाला। तो 12 लीटर पर मोल पर केल्विन क्या था, 0.083। तो 12 लीटर पर मोल पर केल्विन, ठीक है। उसके लिए 11th का देखना, टेम्परेचर 300 केल्विन।
चलो पाई ये रहा 2.57 इंटू 10⁻³ बार डिवाइड में आयतन है 0.2 लीटर। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख रहे हैं, बार लीटर पर मोल पर केल्विन, तो केल्विन गया, लीटर गया, बार गया, तो बचा ग्राम पर मोल। और इसका जवाब आंसर है 61,022 ग्राम पर मोल। बोलो ठीक है। ओके ठीक है। चलो अब आगे क्या लिखा है। इस हिस्से में शुरुआत में निर्देशित की गई परिघटना परासरण के आधार पर समझाई जा सकती है। मतलब कि मैंने कहा था ना कि द्राक्ष को पानी में रखो तो फूल जाता है, फूलों को पानी में रखने पर वो मतलब कि मुरझाए हुए फूलों को पानी में रखेंगे तो वो ताज़ा होकर खिल उठते हैं, ठीक है ना। या तो फिर खून को नमक वाले पानी में रख दो तो उसकी कोशिकाएं फट जाती हैं, ठीक है ना, वगैरह वगैरह। तो क्या होता है भाई, तो ये सारे इसी के उदाहरण हैं कि मुरझाए हुए फूल को जब ताज़ा पानी में रखते हैं तो वो खिल उठते हैं, ठीक है ना। यदि अगर हम लोग गाजर को पानी में रखेंगे तो अगर उसे वो अगर नरम हो गया होगा तो फिर वो फिर से क्या हो जाएगा, वो ताज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि सभी में क्या हो रहा है, उनके कोषों के अंदर पानी जो है वो चला जाता है। और पानी कौन जाने देता है, तो उनकी जो ऊपर का छिलका होता है वो पानी को अंदर प्रवेश करवाने देते हैं। अर्थात ये कुदरत में रहे हुए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। तो यदि अगर हम लोग अधिक मात्रा में नमक खाते हैं, ठीक है ना, तो उनकी मांसपेशियां जो होती हैं वो उनके परासरण दाब के अंदर पानी जो है वो समान मात्रा में से रहते हैं। अर्थात थोड़ा सा जो है वो हम लोगों को जो है वो नमक जो है इस्तेमाल करते रहना चाहिए, ठीक है। यदि अगर आप लोग ज़्यादा मात्रा में नमक इस्तेमाल कर लेते हो तो फिर वहाँ पर उनकी मांसपेशियों में और अंदर की कोशिकाओं में पानी जमा हो जाता है। पानी जमा हो जाने की वजह से वहाँ पर एडिमा देखने को मिलता है, या वो चीज़ क्या हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है। दूसरा कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई पेड़ में जो पानी पहुँचता है वो इसी तरह से ही